जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली वे सारे बच्चे जो बिहार और यूपी पॉलिटेक्निक का 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए 30 मोस्ट VVI वायरल क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। और ये 30 का 30 प्रश्न बेसिकली साइंस का होने वाला है, ठीक है ना। और साइंस में आपको पता है कि 2 पोर्शन पूछा जाता है, फिजिक्स का पोर्शन रहता है और उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन और कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चंस पिक कर लाए हुए हैं आप लोग के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में या तो आ चुके हैं या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आते हैं कि इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और भाई साहब, एक भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। अब भाई साहब, अपवर्तनांक का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अपवर्तनांक से आप लोग न्यूमेरिकल भी लगा लीजिएगा, यानी कि मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चंस भी अपवर्तनांक से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन में देख सकते हो, यहाँ पे जो हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा बात, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तो देख लो यहाँ पे लिखा है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना को दर्शाता है या फिर बोलो दिखाता है। तो जो तारा जो टिमटिमाता है, ये बेसिकली वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण दिखाता है, वो ऐसा परिघटना होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास अपवर्तन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने बताया था, पर उसमें क्या लिखा था कि मानव नेत्र किस प्रकार का बिंब का प्रतिबिंब बनाता है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। पर यहाँ पे पूछा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्वेश्चन तो सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है, तो घूमना नहीं है आपको। तो आपको याद होगा आई होप कि वास्तविक तथा उल्टा बनाता है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं, पॉप, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए पॉप का रासायनिक सूत्र बताएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही कर रहा है, ठीक है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धोने का सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है ना। ये सब आप लोग, विरंजक चूर्ण वगैरह हो गया, ये सब जरूर आप लोग, इन लोग का यूजेस कि सबका यूज कहाँ होता है, सबको बनाया कैसे जाता है, सब कुछ जरूर कर लीजिएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा फिक्स है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सबसे ज्यादा फेमस है, और आपका धोने का सोडा, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कैसे, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू का हाफ H2O होता है, ठीक है। अर्ध हाइड्रेट बोला जाता है इसको, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोला जाता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O 3 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका हो जाएगा पीओपी का फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। और जो 2 नंबर का ऑप्शन में है CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का होता है, याद रखिएगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लो हमारे पास जो 5 नंबर का प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लो, इससे एक प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। ये कार्बन एवं यौगिक चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। बहुत को प्लेडियम मार देता है, गलत हो जाएगा भाई साहब, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तब निकेल और प्लेडियम दोनों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा बात। परंतु वनस्पति तेल का बात करेगा तो ओनली निकेल उत्प्रेरक, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी एक प्रकार से वही हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन ही हो रहा है। वनस्पति तेल जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि आगे चल के संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, परंतु इसको बनाने के लिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति होना जरूरी है, याद रखिएगा बात, प्लेडियम की नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, और एक चीज याद रखिएगा, वनस्पति तेल जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन शो करता है, जबकि जो जंतु तेल होता है वो हमेशा संतृप्त हाइड्रोकार्बन शो करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था धोने का सोडा, तो उसी को बोला जाता है वॉशिंग सोडा। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक है। आपके पास यहाँ जो 1 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देख लो, धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है कहलाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही VVI प्रश्न है, ठीक है। धातुओं का क्या क्या गुणधर्म होता है, धातुओं का क्या क्या गुणधर्म होता है, उससे 1-2 प्रश्न मिलता ही मिलता है, हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो कर जरूर लीजिएगा। तो धातुओं का वह गुण जिस कारण से उसे पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, वो धातुओं के आधातवर्धिता गुण के कारण होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो तन्यता गुण क्या दर्शाता है, धातुओं को पीट कर या फिर बोलो धातुओं को पतले चादर के रूप में बदलना, उसका तन्यता गुण को शो करता है।
करता है, परंतु उसे पीट कर पतली चादर के रूप में बदलना वो आधात वर्धिता का गुण शो करता है। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, याद रखिएगा बात। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि यहाँ पे जब वर्षा जल का पीएच मान खाली घर, यहाँ पे आपको खाली घर में बदलना है, से कम हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अम्ल वर्षा कहा जाता है। सीधा सीधा याद रखिएगा, जब भी वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा ना, तो वो वर्षा जो हो जाएगा वो अम्लीय वर्षा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, कई सारे बुक्स में आपको 5.4 भी देखने को मिलेगा, कई सारे बुक में आपको 5.5 भी देखने को मिलेगा, पर मैं प्रायोरिटी 5.6 को देता हूँ, तो आप लोग भी इसी को दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली ये सभी शो नहीं करेगा ऑप्शन में, या तो 5.6 रहेगा या तो 5.4 रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन तैयारी करेगा उसको भी पता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है और बिहार में भी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है वो HgS होता है, याद रखिएगा बात। और यहाँ Hg माने क्या होता है, मरकरी, पारा होता है, यानी कि यहाँ पे Hgs किसका अयस्क हो गया, ये पारा का अयस्क हो गया, याद रखिएगा। वह सारा मिश्र धातु जिसमें अगर एक भी मरकरी है, या फिर बोले कि मरकरी से अगर वो बनाए तो उसको हम लोग मरकरी का अयस्क बोलते हैं, फिर पारद बोलते हैं उसको, याद रखिएगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 10 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में एस्को को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं, याद रखिएगा बात, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लो मिश्र धातु से एक प्रश्न आना फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पीतल मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा जो पीतल बनता है वो कॉपर और जिंक, यहाँ पे यानी कि Zn, जिसको हम लोग जस्ता भी बोलते हैं, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल, याद रखिएगा बात, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे 3 नंबर में दिख रहा है, पहले जस्ता लिखा है फिर कॉपर लिखा है, तो बात बराबर ही, कॉपर जस्ता बोलो चाहे जस्ता कॉपर बोलो, इसी से मिलकर पीतल बनता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर कांसा पूछे क्वेश्चन में कि कांसा किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा ताम्र, जिसको हम लोग तांबा भी बोलते हैं, ठीक है, ताम्र, तांबा, जस्ता, जिंक एक ही चीज है, सब में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ताम्र एवं आपका जो हो गया टीन, ठीक है ना, जिसको हम लोग ताम्र को Cu बोलते हैं, एंड कॉपर आपका जो हो रहा है जिसको हम लोग Sn से दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉपर और Sn से मिलता है आपका कांसा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो बार बार पूछा जाता है, सोल्डर, आप लोग को भी पता होगा, सोल्डर किसका बना होता है, तो याद रखिएगा सोल्डर शीशा और टीन का बना होता है, यानी कि Pb एंड Sn का बना होता है, याद रखिएगा बात इन दोनों का। देख लो कांसा में भी एक यौगिक Sn है और इसमें भी, सोल्डर में भी एक यौगिक Sn है, परंतु जैसे Sn में आप लोग देखोगे कि कॉपर को मिला दोगे तो वो कांसा बन जाएगा, और जैसे Sn में आप लोग Pb लेड को मिला दोगे तो वो सोल्डर बन जाएगा, याद रखिएगा बात, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, और इनको याद जरूर रखिएगा, इससे एक प्रश्न मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है। सबसे पहली बात तो देखो ये अपवाद वाला टॉपिक से क्वेश्चन है, और जो अपवाद वाला टॉपिक होता है, अपवाद वाला टॉपिक, ठीक है, अपवाद वाला टॉपिक जरूर कर लीजिएगा आप लोग, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो पूछा है कि वह कौन सा अधातु है जो चमकदार होता है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने धातु अधातु का गुण पढ़ा होगा, तो कि अधातुओं में चमक नहीं होती है, परंतु यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधातु वह कौन से अधातु है जिसमें चमक होती है, तो आयोडीन ही एक ऐसा लोता धातु है जो चमकदार होती है। उसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे कि वह कौन सी धातु है जो विद्युत का चालन करते है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट होगा, ठीक है ना। और दुनिया का अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व क्या है, हीरा है, याद रखिएगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो याद रखिएगा आप लोग प्लास्टिक से लेंस बना सकते हैं, परंतु पारदर्शी प्लास्टिक होनी चाहिए, याद रखिएगा बात, ठीक है। कांच से बना सकते हो, कांच से तो बनता ही है, सबको पता है। पानी से भी आपका लेंस बन सकता है, परंतु मिट्टी से कभी नहीं बन सकता, क्योंकि लेंस जो बनता है वो पारदर्शी वस्तुओं से बन सकता है, और मिट्टी एक अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि सौर भट्टियों में उपयुक्त दर्पण का प्रयोग क्या आता है, प्रयुक्त दर्पण का उपयोग क्या आता है, यानी कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग क्या आता है, तो भाई साहब अवतल दर्पण का, याद रखिएगा बात, अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर A2 में दिख रहा होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ कि रोगियों के दांतों को, या फिर रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों यानी कि डेंटिस्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है, यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो रोगियों का जो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसमें भी अवतल दर्पण होगा, याद रखिएगा बात, ठीक है। और कभी क्वेश्चन पूछे गाड़ियों के अग्रद्वीप में, फिर बोलो कि हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। लेकिन यही पूछ दे कि किसी वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो भी याद रखिएगा उत्तल दर्पण, उसमें क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। और कभी अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा है कि वाहनों के आगे लगे दर्पण में किस प्रकार का लेंस होता है, तो याद रखिएगा उसमें भी उत्तल दर्पण मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न
प्रश्न पे मैं बेसिकली वो सारे प्रश्नों को डील करता जा रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है, यानी मैं जो जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकता है मैं सारा को डील करते जा रहा हूँ। इसीलिए भाई साहब जो जो नए हैं उस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो याद रखिएगा अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा हुआ है लोहा जो कि है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, परंतु ये गलत बात है। लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये तीनों का तीनों चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी मिथ मत पाल के रखिएगा सिर्फ लोहा ही चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है जो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ही जो एक ऐसा धातु है इस इन सभी ऑप्शन में से जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, याद रखिए एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो 17 नंबर का जो प्रश्न लिखा है कि लघु पतन के समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और यही लघु पतन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में फ्यूज वगैरह का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ये नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास 18 नंबर का लिखा हुआ है कि एक समतल दर्पण की फोकस लंबाई है। तो समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो अनंत होती है, याद रखिए के बाद दोनों का प्रश्न कट हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि देख लो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। लो समतल दर्पण से दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो समतल दर्पण के सामने अगर मान लो ये समतल दर्पण, उसके सामने अगर कोई भी वस्तु को रखोगे तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। साथ ही साथ बिंब के समान आकार का प्रतिबिंब यानी कि समान आकार का बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये बेसिकली झारखंड पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक यूपी में भी देखा गया है। सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सोनार में हम लोग किस तरंग का उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक तरंग होता है इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिसे हम लोग मानव कान सुन नहीं सकते। अल्ट्रासोनिक तरंग जिसको हिंदी में हम लोग पराश्रव तरंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग। आप यदि हिंदी में अगर पराश्रव तरंग दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। थोड़ा पॉलिटेक्निक वाला गलती क्या करता है कि बहुत बार हिंदी वाला क्वेश्चन में भी इंग्लिश वाला वर्ड ही टाइप करके रख देता है। जैसे यहाँ पे जो बच्चा पराश्रव तरंग पढ़ के गया था वो तो मार नहीं पाएगा क्योंकि उसको इंग्लिश पता नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पराश्रव तरंग को अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से और एक प्रश्न आने वाला है भूकंप को लेकर, देखिएगा नीचे आएगा, ठीक है, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। देखो आ ही गया, देख लो भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सोनार में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोनार में हम लोग पराश्रव तरंग अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं, ठीक है। परंतु भूकंप के समय जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है जिसको हम लोग अपसरव तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपसरव्य तरंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बात रहा अपसरव तरंग, तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड यहाँ पे रखा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड बोलते हैं, फिर वो लोग इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है ना। तो इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसरव तरंग हिंदी में, ठीक है ना। और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, हम लोग इस प्रकार के आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन नहीं सकते, हम लोग मानव कान सुन नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा आप लोग और एक चीज जरूर याद रख लीजिएगा कि भाई साहब 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि की तरंग जिनकी आवृत्ति होती है उसको कौन कौन जानवर सुन सकता है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसको कौन कौन जानवर सुन सकता है, इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चीजें याद हो गई। और जो हमारे मानव कान होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, हर्ट्ज के ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लो चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने से क्या होता है। तो ये लो चूर्ण क्या एक प्रकार का धातु है, क्या है, धातु है। और धातु में क्या मिलाया जा रहा है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि इसमें क्या डाला जा रहा है आपके पास, अम्ल डाला जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अभी भी धातु और अम्ल को मिलाया जाए तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है और लवण देता है। तो यहाँ पे चूंकि लवण के रूप में आयरन क्लोराइड बनेगा, क्योंकि लोहा क्या है, Fe होता है, और यहाँ अम्ल कौन सा लिया गया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से H बाहर निकल जाएगा H2 के फॉर्म में, और Cl और ये Fe मिलकर क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि दोनों एक नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर के प्रश्न पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हम लोग उसको उत्पाद कहते हैं। उपोत्पाद मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। उपोत्पाद, यहाँ उतोत्पाद उपोत होगा, ठीक है। उपोत्पाद का मतलब ये होता है कि प्रिसिपिटेट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में भी उतना ध्यान नहीं देना है, याद रखिएगा। कभी भी ऐसा पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो उत्पाद कहलाता है, ठीक है। और यही अगर क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तब हम लोग अभिकारक मारते हैं, याद रखिएगा बात, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और ये किस नियम के कारण होता है, जो कि अभी आगे चल के क्वेश्चन आएगा, फिर ये बता देता हूँ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। ठीक है, अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किन किन वैज्ञानिक ने दिया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, किन वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पे। ठीक है, देखो 25 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो लो क्या लिखा है, CH4 मीथेन दिया हुआ है। उसको अगर आप लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे, फिर बोलो कि जलाओगे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जिस भी अभिक्रिया में पिछुआ में अगर आपको लगा हुआ ऊर्जा दिख जाए या हीट दिख जाए, ठीक ना, तो याद रखिएगा वो हमेशा उष्मा छेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगी। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया था, लो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। यही सेम प्रश्न आ गया जो कि ऊपर में आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो प्रश्न पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, इनमें से सभी। बात याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है, और एक साथ साथ अवक्षेप का निर्माण भी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो कभी ऑप्शन में रहे तो उसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ के इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही फेमस भाई साहब इक्वेशन है, ये VBI इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेरियम क्लोराइड को अगर सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स किया जाए तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया शो करता है, यह द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसको रट लो, द्वि विस्थापन अभिक्रिया जब भी दिखेगा, क्योंकि ये सब बच्चे गलती से क्या मार देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, जो कि गलती हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा, पर अभी समझना नहीं हमको, अभी सिर्फ क्वेश्चन लगाना है हमें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अभिकारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, लो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसका मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, हिंट दे दूँ क्या, चलो नहीं, आप लोग काम कीजिएगा, इसको खुद ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर का ऑप्शन लिखिएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा और मुझे उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा देखूँ कौन कौन दोस्त है जो कि मेरे जवाब दे पाते हैं, जो दोस्त जवाब देंगे उनको मैं हार्ट जरूर दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लास्ट आपके पास 30 तो क्वेश्चन हो गया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो मेरे तरफ से, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि साग सब्जियों का गलकर खाद बनना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया शो करता है, ये उष्मा छेपी अभिक्रिया शो करता है। क्योंकि देखोगे आप लोग जिस जगह पे ज्यादा पत्ती वत्ती सड़ता है उस जगह पे जाओगे ना, तो आपको ज्यादा गैस मारेगा, क्योंकि वहाँ पे उष्मा निकलती है। इसलिए जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है तो वो क्या कहलाती है, वो उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप कि क्वेश्चन देख के आपको मजा आ गया होगा। बात मानो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आप लोग मेरा बात मानो, सारा मैं जितना वीडियो बना के दूंगा सब कुछ कर लीजिएगा, और जैसे आप लोग कर लीजिएगा और जब एग्जाम से बाहर निकलेगा ना, तब आप लोग बोलोगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो भाई साहब, यहाँ पे देखोगे ये PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्या करूँगा आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, बाकी इस PDF में देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल में चल जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, और यहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक है, यानी कि ये जो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा भाई साहब। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं बेसिकली ये प्रश्न पता है मुझे छाटने में करीबन 2 घंटे का समय लगा इस प्रश्नों को छाटने में। ठीक है ना, तो भाई साहब समझते हो, आप लोग समझदार हो। ठीक है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का थोड़ा बड़ा सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट कैसे कर सकते हो, वही लाइक सब्सक्राइब और शेयर से। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। ये बेसिकली हमारा पार्ट नंबर 2 था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसी प्रकार से मैं 20-25 पार्ट बना के दूंगा, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उतना करके चल जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रीतम एकेडमी आपका चाहे क्लास 9 हो, चाहे 8 हो, चाहे आपका 10 हो, चाहे 11 हो, 12 हो, चाहे आपका बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपका किसी भी पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट हो, या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक हो। ठीक है ना, साथ ही साथ आपका NMS हो, चाहे CMMS के एग्जाम हो, चाहे कंचा 40 हो। ठीक है, सभी प्रकार की तैयारी यहाँ कराई जाती है, चाहे नेतरहाट हो, चाहे आपका नवोदय हो, तो भाई साहब यहाँ आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है ना, हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।